बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास का जो हमारा बुनियादी डिस्कशन है वो क्या है कि मैन्युफैक्चरर लेसोर, डीलर लेसोर या नॉन डीलर लेसोर जो है वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या करते हैं। लेकिन उसके साथ चंद इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। वो इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? परचेज ऑफ एसेट, आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि जब मैन्युफैक्चर या डीलर, मैन्युफैक्चर तो खुद बनाएगा, लेकिन जब डीलर लेसोर एसेट परचेज करेगा तो वो उसको इन्वेंट्री ट्रीट करेगा इज रिकग्नाइज्ड एज, क्या रिकग्नाइज करेगा उसको? इन्वेंट्री। और जो नॉन डीलर लेसर होगा वो उसको रिकग्नाइज करेगा या तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या फिर रिकग्नाइज करेगा बतौर ठीक है, बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अच्छा, एंट्री आपको पता है, एंट्री बनाएगा इन्वेंट्री डेबिट, कैशियर बैंक क्रेडिट वो बनाएगा एंट्री प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, कैशियर बैंक क्रेडिट। ये इन्वेंट्री रिकॉर्ड की उसने और उसने रिकॉर्ड किया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। उसके बाद एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट ऑन फाइनेंस लीज, जब एसेट फाइनेंस लीज पे ट्रांसफर रिकॉर्ड किया जाएगा तो recorded as sales at lower of, दो में से किसी एक चीज पर फेयर मार्केट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ये बात कल डिस्कस हुई आपसे। सेल रिकॉर्ड की जाएगी या तो फेयर मार्केट वैल्यू पर या लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू पर। तो लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू पे सेल उसी वक्त रिकॉर्ड की जाएगी जब क्वेश्चन में जीआरबी नहीं हो, जब क्वेश्चन में यूजीआरबी होगी, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। जब क्वेश्चन में अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो फिर ऑब्वियसली तमाम लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर ही होनी चाहिए। बहरहाल उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्डेड एज डिस्पोजल ऑफ पीपी which is equal to NIL। तो जहाँ डिस्पोजल वैल्यू जो है वो NIL के बराबर होनी चाहिए ताकि डिफरेंस जो है वो UFI अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बन जाए। अब मेनली जो है वो क्या है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। ये बुनियादी पॉइंट है हमारा। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो लेसोर इंकर करता है लेसी को लीज में इंटर करने के लिए। अब लेसोर किस नौयत की कॉस्ट इंकर कर रहा है? अगर कोई व्हीकल है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवा के दे रहा है, प्लांट एंड मशीनरी है तो इंस्टॉलेशन करवा के दे रहा है। ठीक है जी। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसके अलावा इंस्पेक्शन कॉस्ट है,
उसके अलावा सेल्समैन का कमीशन है, क्योंकि सेलमैन को कमीशन देना पड़ेगा क्योंकि उसने ये लीज ट्रांजैक्शन स्टैब्लिश करवाई है। कमीशन टू सेल्समैन, यानी जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है वो बाय नेचर जो है वो वेरिएबल है। जब ट्रांजैक्शन अकर होगी तब ये कॉस्ट इनकर होगी। अगर लीज ये ट्रांजैक्शन इनकर ना होती तो ये तमाम कॉस्ट भी इनकर ना होती। ठीक है, तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। तो अब अगर डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसॉर है तो वो आईडीसी का ट्रीटमेंट क्या करेगा, वो अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड करेगा। आईडीसी इज recorded as selling expense। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अगर लेसॉर इनकर करता है तो लेसॉर उसको सेलिंग एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगा। कौन सा लेसॉर? मैन्युफैक्चरर डीलर लेसॉर। लेकिन अगर नॉन डीलर लेसॉर है, आईडीसी इज included in NIL। आईडीसी जो है वो एनआईएल का पार्ट बनी जाएगी। मतलब एसेट, इस केस में लेसॉर ना सिर्फ अपनी एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू रिकवर करेगा बल्कि वो अपनी जेब से खर्च हुई भी आईडीसी भी रिकवर करेगा। मतलब जो नॉन डीलर लेसॉर है उसमें एनआईएल जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू प्लस आईडीसी के बराबर होगी। तो एनआईएल की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा? इट विल रिड्यूस यूएफआई, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ये क्या रिड्यूस कर देगा? आपकी यूएफआई को रिड्यूस कर देगा, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम को रिड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या है? जो डीलर लेसॉर है, डीलर लेसॉर में एनआईएल हमेशा एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर हो, बस। लेकिन जो नॉन डीलर लेसॉर है उसमें जो एनआईएल है वो फेयर मार्केट वैल्यू प्लस आईडीसी। ठीक है, तो ये फर्क आपको आना चाहिए, क्योंकि जो डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसॉर है वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को अपना सेलिंग एक्सपेंस मान रहा है। अब क्यों सेलिंग एक्सपेंस मान रहा है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। जिस टाइम पे ये एसेट लीज पे ट्रांसफर हो रहा है उस टाइम पर ये डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसॉर उसको सेल रिकॉर्ड कर रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी आ रही है, उसके पास ग्रॉस प्रॉफिट है। मतलब अगर वो इस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को इनकर करते इसको एक्सपेंस मान लेगा तो इस एक्सपेंस को मैच करने के लिए उसके पास ग्रॉस प्रॉफिट मौजूद है। लेकिन जो नॉन डीलर लेसॉर है वो इस फाइनेंस लीज को सेल रिकॉर्ड नहीं कर रहा और उसके पास एसेट ऑलरेडी फेयर मार्केट वैल्यू पर है। तो जब वो उसको डिस्पोज ऑफ करेगा तो कोई ग्रॉस प्रॉफिट उसके पास अराइज नहीं होगा, उसके पास तो एक ही किस्म का प्रॉफिट है। तो अब वो क्या करे? वो अपनी एनआईएल को बढ़ा दे। तो जैसे ही वो एनआईएल को इंक्रीज करेगा, किससे? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट से, तो फिर एनआईएल और जीआईएल का डिफरेंस कम हो जाएगा और वो डिफरेंस क्या होता है? यूएफआई। तो इसका मतलब क्या है? हम इसको इस तरह मैच करना चाह रहे हैं कि हम अपनी एनआईएल को बढ़ा दें ताकि मुस्तकबिल में हमारी जो इंटरेस्ट इनकम अर्न होनी है उसी इंटरेस्ट इनकम से ऑटोमेटिक मैच हो जाए और वो इंटरेस्ट इनकम नेट ऑफ आईडीसी क्या हो हमारी बुक्स में रिकॉग्नाइज। तो ये ऐसा मैचिंग कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया है कि आम बंदा इसको समझ नहीं पाता कि भाई एनआईएल में इसको इंक्लूड करने का लॉजिक क्या है। एनआईएल में इंक्लूड करने से आपकी प्रेजेंट वैल्यू, क्या कहते हैं, आपका जो जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का या प्रेजेंट वैल्यू, वो इंक्रीज हो जाएगी और जो ग्रॉस अमाउंट है वो उतना का उतना रहेगा। जब प्रेजेंट वैल्यू और ग्रॉस अमाउंट का डिफरेंस कम हो जाएगा तो इसका मतलब आपकी मुस्तकबिल में अर्न होने वाली इंटरेस्ट इनकम के अगेंस्ट क्या होगी? आईडीसी मैच हो गया। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये तमाम बातों का आपको अंदाजा होता है। तो ये दो बुनियादी बातें मैंने आपको रख दी। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट चाहे, अब इसके बाद एक इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? प्रॉपर्टी का रेंट है, ठीक है, जितनी भी फिक्स कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट है, इसके अलावा कोई सेलिंग कॉस्ट हो,
तो जितनी भी इसके अलावा कॉस्ट होंगी वो तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होंगी चाहे वो मैन्युफैक्चर लेसर हो, चाहे वो नॉन डीलर लेसर हो, चाहे वो नॉन डीलर लेसर हो, दोनों क्या करेंगे, उसको चार्ज करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो दोनों की अकाउंटिंग में डिफरेंस किस चीज का है? दोनों की अकाउंटिंग में डिफरेंस है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का। तो जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर करता है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, वो उसको चार्ज करेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और अगर नॉन डीलर लेसर करेगा तो वो उसको अपनी एनआईएल का पार्ट बनाएगा। तो अब इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हमारे पास आईकैप के पास पेपर का एक क्वेश्चन मौजूद है, और एक क्वेश्चन ने तमाम चीजों को डिस्कस किया है। इन तमाम बातों को आप ध्यान में रखिएगा। बेटा करें स्टार्ट उस क्वेश्चन को, बोलिए बताइए, शुरू करें इस क्वेश्चन को। चले यहां तक कोई मसला हो, यहां तक मेरी सारी बात क्लियर हो गई आपको बेटा? चले आप क्वेश्चन देखते हैं तो और इसके लिए मजीद आइडिया जनरेट होगा हमारे पास, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है बेटा, 20। क्या क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको विजिबल है? ठीक है जी, क्या लिखा हुआ आ गया? कॉपर लीजिंग लिमिटेड इंगेज इन लीजिंग ऑफ हाई कॉस्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो एक कंपनी है, इसका नाम ही क्या है? कॉपर लीजिंग कंपनी। तो इट मीन ये कॉपर लीजिंग कंपनी कौन हो गया? लेसर हो गया। ये मुख्तलिफ एसेट लीज पे दे रहा है। तो कॉपर लीजिंग लिमिटेड इंगेज इन लीजिंग ऑफ हाई कॉस्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अंडरटुक फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन जून 1, 2006। 1 जून 2006 को ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। कौन कर रहा है ये ट्रांजैक्शंस? कॉपर लीजिंग लिमिटेड। नंबर 1, a speedboat of a famous brand ABC was given on 3 years lease to Mr. Carbon। एक स्पीड बोट है जिसका ब्रांड नेम ABC है, वो आप लीज पे दे रहे हैं किसको? मिस्टर कार्बन को। और एनुअल लीज रेंटल आप कितना चार्ज कर रहे हैं? 215,365 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो सिर्फ लीज रेंटल है, कोई जीआरबी कोई जीआरबी नहीं है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई जीआरबी नहीं है तो फिर लेसर को लेसी से इन 3 पेमेंट्स के जरिए ही पूरी फेयर मार्केट वैल्यू रिकवर कर लेनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 2, अ मोटर बोट ऑफ XYZ मेक। तो एक और कंपनी की मोटर बोट है जिसका ब्रांड नेम XYZ है। XYZ make was leased to Miss Chlorine at an annual rent of rupees 1,40,886 payable at the end of each year for 3 years। ये भी 3 साल के लिए पे करना है, हर साल के एंड पर। लीज पीरियड यहाँ भी कितना हो गया? 3 साल हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई जो पॉइंट नंबर 1 में नहीं थी, बहुत तवज्जो चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी, जब बात लिखी जो पॉइंट नंबर 1 में नहीं थी। द प्राइस चार्ज इन केस ऑफ आउटराइट सेल। अगर ये मोटर बोट जो है वो लीज पे ना दी जाती बल्कि सेल की जाती, तो इसकी आउटराइट सेलिंग प्राइस यानी कि कैश सेलिंग प्राइस कितनी होती? 2.5 मिलियन। यानी कि 2.5 मिलियन क्या हो गई? इस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू हो गई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। डेटा अभी याद रखते जाइए जरा। तो एक ABC लिमिटेड का एसेट था जो हमने लीज पे दिया, वो क्या था? स्पीड बोट था, वो मिस्टर कार्बन को दिया लीज पर। और XYZ मेक का मोटर बोट था जो मिस क्लोरीन को दिया रेंट पर। लेकिन इस पॉइंट के नीचे एक पॉइंट बात लिखी हुई थी जनाब कि इसकी आउटराइट सेलिंग प्राइस कितनी है। अच्छा जी, इसका मतलब इसका कोई यूज हो सकता है हमारे लिए, हम देखते हैं इस बात को। उसके बाद नंबर 3, अ वाटर बाइक ऑफ XYZ मेक was leased to Mr. Sulphur at an annual rent of rupees 98,763। और फिर XYZ कंपनी की आपने वाटर बाइक लीज पे दी किसको? मिस्टर सल्फर को, ठीक है।
तो 3 लोग हो गए, 3 लेसीज हैं और आप लेसॉर हैं। आप 3 लेसीज को ये क्या कर रहे हैं, एसेट लीज पे दे रहे हैं सेम डेट पर। सेम डेट पर आप 3 ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। उसके बाद एनुअल रेंट कितना है, 98,763 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ये भी इन एरियर्स है। द एग्रीड लीज टर्म इज 3 इयर्स, यहाँ भी लीज टर्म 3 साल है। कोई जीआरबी मेंशन नहीं है, बस ये मेंशन है आउटराइट सेल प्राइस ऑफ दिस बाइक इज 250,000। तो जरा आप गौर कीजिए, होशो हवास के नाखून लीजिए और देखिए केस 1 में कोई आउटराइट सेलिंग प्राइस नहीं बताई और केस 2 और 3 में आउटराइट सेलिंग प्राइस बताइए। जरा इसकी लॉजिक पिक कर लीजिए, आगे बगैर क्वेश्चन रीड किए आपका दिमाग काम करना चाहिए कि यार इसकी आउटराइट सेलिंग प्राइस इसलिए है कि हम इन 2 आइटम्स के डीलर हैं, लेकिन जो आइटम नंबर 1 है हम उसके डीलर नहीं है। अगर क्वेश्चन ये बात आपको ना भी बताए तब भी आपको ये बात पिक कर लेनी चाहिए, क्योंकि 1 वाले केस में कोई आउटराइट सेलिंग प्राइस नहीं बताई, 2 और 3 वाले केस में आउटराइट सेलिंग प्राइस बताइए। खैर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। The following additional information is available. The company is also a sole dealer of XYZ make in the city and operates an outlet for that purpose. क्लियर हो गई बात? आप XYZ के डीलर हैं, क्या आप ABC लिमिटेड के डीलर हैं? क्या आप ABC लिमिटेड में डीलर हैं? नहीं, आप XYZ में क्या है, डीलर हैं। तो जब आप XYZ में डीलर हैं तो आपके पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस मौजूद है बतौर प्रॉफिट मार्जिन। तो इसका मतलब क्या हुआ, XYZ वाली लीज को डील करना है बतौर डीलर लीज, एक ही इसी लेसे की बुक, इसी लेसोर की बुक में। जवाब दे बेटा। लेकिन जो ABC वाली लीज है उसमें आप डीलर नहीं है, तो उस लीज को आपने डील करना है बतौर नॉन डीलर लेसोर। तो सेम पर्सन है, सेम पर्सन की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। 2 केसेस को हम डीलर लेसोर वाले वे में करेंगे और एक केस को हम कौन से तरीके से करेंगे, नॉन डीलर लेसोर वाले केस से। अभी आगे पढ़ते हैं तो क्वेश्चन और क्लियर होता है। The company is also a sole dealer of XYZ make in the city and operates an outlet for that purpose. At the above outlet, 25% area is used as company's administrative office. तो वो 25% एरिया की जो भी कॉस्ट है वो एडमिन कॉस्ट है। एसेट लीज पे जाए या ना जाए, उसके जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता उस कॉस्ट के ऊपर, वो फिक्स कॉस्ट है। तो वो कॉस्ट तो हमेशा चार्ज होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा जी, आउटलेट रेंट एंड अदर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स आर अप्रोक्सीमेटली ₹660,000 पर मंथ। तो आउटलेट का रेंट जो है वो 6,60,000 रुपए है पर मंथ। तो जाहिर सी बात है, रेंट अगर 6,60,000 रुपए पर मंथ है, 25% एरिया जो है वो इस्तेमाल होता है एडमिन पर्पस के लिए, तो इस रेंट का 25% एडमिन में जाना चाहिए और रिमेनिंग 75% बिलोंग्स टू व्हाट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बताइए रेंट फिक्स कॉस्ट है, अगर एसेट लीज पे जाएगा या नहीं जाएगा तो रेंट तो फिक्स ही रहेगा ना बेटा। उसके बाद तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बनने के लिए जो कॉस्ट है उसका बाय नेचर वेरिएबल होना जरूरी है। अच्छा, marketing staff is given a commission at 2% of price of goods whether they are leased or sold outright. मार्केटिंग स्टाफ को 2% कमीशन मिलता है और वो कमीशन जो है वो वैसे तो सेलिंग एक्सपेंस है, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि अगर नॉन डीलर लेसोर है तो वो उसके लिए IDC बन जाएगा, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि जो स्टाफ है वो जब ये एसेट लीज पे जाएगा तभी उस स्टाफ को 2% कमीशन मिलेगा, अदरवाइज को 2% कमीशन नहीं मिल पाएगा। तो ये इसकी एफर्ट्स हैं कि वो परसुएट कर रहा है मुख्तलिफ लोगों कि वो आपके इस एसेट को परचेज कर लें या लीज पे एक्वायर कर लें। तो इट मींस ये इस लीज से रिलेटेड क्या हो गई, डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। उसके बाद कंपनी पेड ₹3,770 टू अ लोकल अथॉरिटी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ ईच यूनिट। तो एसेट का इंस्पेक्शन भी जब ही होगा जब वो लीज पे जाएगा या बिकेगा। जब तक वो बिकेगा नहीं तब तक इंस्पेक्शन नहीं होना, तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। Registration charges incurred by the company for each unit of the motorboat, speedboat, motorboat and water bike respectively. कितना था बेटा, 3,500, 22,500 और 2,000। ठीक है, अब जो आखिरी बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जवाब दीजिएगा। देखें, कॉस्ट ऑफ स्पीड बोट, मोटर बोट एंड वाटर बाइक उसी तरतीब से ऊपर लिखा हुआ है। स्पीड बोट ABC ब्रांड की है, वो कितने की पड़ी आपको, 5 लाख की, और ऊपर उसकी कोई सेलिंग प्राइस नहीं है।
इसका मतलब क्या हो, ये 5 लाख फेयर मार्केट वैल्यू। अब जरा आगे बढ़ते हैं। मोटर बोट की कॉस्ट क्या है, 24 लाख। आप उसको आउटराइट कितने का सेल करेंगे, 25 लाख का। तो 24 लाख क्या हुई आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। आप बेचोगे कितने का, 25 लाख का। तो 25 लाख क्या हुई, फेयर मार्केट वैल्यू। कुछ बात समझ में आती है, जवाब दीजिए। उसके बाद थर्ड आइटम क्या है, वाटर बाइक है। वाटर बाइक की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 2,30,000, और उसके ऊपर आउटराइट सेलिंग प्राइस पॉइंट नंबर थर्ड के एंड पे लिखी हुई है कितनी, 2.5 लाख रुपए। दरमियान में डिफरेंस 20,000 आपका प्रॉफिट मार्जिन है। तो इसका मतलब वाटर बाइक भी आपके लिए इन्वेंट्री है और उसको आप बेचोगे कितने का, 2.5 लाख का। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 3 वाले केस में आप डीलर हो और ABC वाले केस में आप क्या हो, नॉन डीलर हो, क्योंकि वहां पर आपके पास कोई प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम पार्टी में एक केस हमने डीलर बना दिया, एक केस हमने नॉन डीलर बना दिया, और 2 केसेस क्या बना दिए, डीलर के बना दिए, ताकि आपको इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का ट्रीटमेंट सिखाया जा सके। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू लेसी एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। आई बात, स्टेटमेंट क्लियर हो गई। जब लीज पीरियड एंड होगा, 3 साल मुकम्मल होंगे, तो लेसी को इसका ऑनर बना दीजिएगा। तो लीज पीरियड के एंड पे जब लेसी ऑनर बन जाएगा, तो ये लीज वैसे ही क्लासिफाई हो गई बतौर फाइनेंस लीज। तो अब किसी और असेसमेंट की जरूरत ही नहीं है हमें। क्या ख्याल है, ओके। तो इसका मतलब क्या, फर्दर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो लीज फाइनेंस लीज है, और फाइनेंस लीज होते हुए एक लीज जो है वो नॉन डीलर लीज है, और बाकी 2 लीज जो है वो डीलर लीजेज है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, the company charges 9% markup on leases of water bikes as against prevailing market rate of 11%। ठीक है, कंपनी क्या करता है, 9% मार्कअप चार्ज कर रहा है वाटर बाइक पर। वाटर बाइक कौन सा आइटम है, आखिरी आइटम है, एज अगेंस्ट द प्रीवेलिंग मार्केट रेट ऑफ 11%। तो वाटर बाइक का इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 9%। ठीक है, वाटर बाइक का इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 9%, लेकिन बाकी जो 1 और 2 एसेट है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, और ये बोला गया ये मार्केट रेट से नीचे है। अच्छा, ये भी एक ट्रीटमेंट है, जब लेसॉर इम्प्लिसिट रेट चार्ज करेगा मार्केट रेट से नीचे, तो इसका भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, वो भी एक अलग पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अब ये डिस्कस नहीं कर रहा मैं आपसे, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ। आज के केस का जो कंक्लूजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का ट्रीटमेंट होगा, जब लेसॉर नॉन डीलर है या जब लेसॉर डीलर है। तो आज के केस को दिमाग में रखिएगा। आज बुनियादी तौर पे हम क्या सीख रहे हैं, आज बुनियादी तौर पे हम सीख रहे हैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का ट्रीटमेंट। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज, earned finance income in respect of each lease, prepare all necessary journal entries on June 1, 2006 and receipt of first rental। तो जून 1 की एंट्री बनाइए और पहला रेंट भी रिसीव होता हुआ दिखाइए। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया है, मुख्तलिफ रेट्स दे दिए, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13% और 14%। इस पर इसने क्या किया है, एन्युटी की 3-3 साल पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है 1 रुपए की। जैसे 1.08 की पावर -3, 1 माइनस आंसर डिवाइड बाय 0.08, तो आपको ये आंसर कंफर्म हो जाएगा। जरा एक काम करें, सब लोग अपने अपने कैलकुलेटर पर 8% निकालें। 1.08 की पावर -3, सब टाइप करें। 1.08 की पावर -3, कोई जल्दी करें बेटा। 1.08 की पावर -3, 1 माइनस आंसर डिवाइड बाय 0.08। तो आप देखें ये फैक्टर वेरीफाई होता है कि नहीं होता, 2.5771 वेरीफाई होता है। अब अगर हम इस फैक्टर को रेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे ही ना। तो उसने आपको मुख्तलिफ फैक्टर्स मुख्तलिफ रेट पे कैलकुलेट करके दे दिए। अब आपके लिए इम्प्लिसिट रेट वो फैक्टर कहलाएगा, इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कहलाएगा जो आपके जीआईएल की प्रेजेंट वैल्यू को फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर बना दे। जो आपके जीआईएल की प्रेजेंट वैल्यू को फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर बना दे। कुछ बात समझ में आ रही है आपको बेटा? अब ये तमाम बातें मैं वर्किंग की शक्ल में ला रहा हूं
और इन बातों को बराए मेहरबानी अच्छी तरह पिक कर लेना आपने। शुरू करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है GIL, NIL और UFI। बहुत तवज्जो चाहिए होगी, बहुत तवज्जो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोलेंगे बेटा? GIL। अब बताइए 3 एसेट्स आपके पास हैं, उन 3 एसेट्स के नाम क्या है? स्पीड बोट, मोटर बोट एंड वाटर बाइक। आपके पास 3 कौन से एसेट हैं? स्पीड बोट है, मोटर बोट है, और क्या है? वाटर बाइक। ठीक है जी। तो लीज पेमेंट निकाल लीजिए बेटा। लीज पेमेंट्स बताइए बेटा, स्पीड बोट की लीज पेमेंट्स क्या है? स्पीड बोट की लीज पेमेंट पिछले पेज पे आपके सामने लिखी हुई थी ना? कितनी थी स्पीड बोट की? 2,15,365। 2,15,365 मल्टीप्लाइड बाय 3। बताइए बेटा क्या आंसर आता है? क्या आंसर आया बेटा? 646,095। उसके बाद मोटर बोट। मोटर बोट बताइए। मोटर बोट का अमाउंट है 1,40,886। मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना? 3,122,658। सही है बेटा। उसके बाद वाटर बाइक। ठीक है, वाटर बाइक का लीज रेंटल
कितना है 98,763 98,763 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्या आंसर आया बेटा बताइए? 269,289 296,289। ठीक है जी। अच्छा ये जीआईएल हो गया। लेस व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, जो कि आएगा बराबर किसके? एनआईएल के। अब एनआईएल हम जानते हैं भाई, एनआईएल क्या होनी चाहिए? फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो जो स्पीड बोर्ड वाला केस है उसमें हम कौन है? नॉन डीलर, तो उसमें एनआईएल फेयर मार्केट वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो एनआईएल में अब दो एलिमेंट हैं। नंबर वन फेयर मार्केट वैल्यू, नंबर टू आईडीसी। अच्छा, तो जहां पर हम डीलर लेस हो रहे हैं वहां आईडीसी का कोई काम नहीं है, लेकिन जहां पर हम नॉन डीलर लेस हो रहे हैं वहां आईडीसी जो होगी वो एनआईएल का क्या बनेगी? पार्ट बनेगी। ठीक है जी, इन तमाम बातों को ध्यान में रखें जरा। तो जरा हम क्या करते हैं, अगले पेज पर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की वर्किंग करते हैं। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट वही तीन चीजें हैं, स्पीड बोर्ड, मोटर बोर्ड, वाटर बाइक। ठीक है जी, वर्कआउट कर लीजिए जरा इसकी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। आईडीसी सबसे पहले कमीशन, एट 2%। ठीक है जी, स्पीड बोर्ड की जो कॉस्ट है वही उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। 5 लाख का 2% निकाल दीजिए बेटा, 5 लाख का 2%, 5 लाख का 2%, 10,000। लेकिन अभी क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा हमें। अच्छा ये 5 लाख ये लिखिए भाई यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो मोटर बोट है ये उसकी कॉस्ट है, लेकिन 2.5 मिलियन की क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू। तो 2% कमीशन किस पे लगेगा? कॉस्ट पर या सेलिंग प्राइस पर? ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस पर। ठीक है जी, तो 2,500,000 का 2% निकालिए, 2.5 मिलियन का 2% निकालिए, 50,000। ठीक है, 50,000 हो गया। अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है हमारे पास? वाटर बाइक है, और ये वाटर बाइक की कॉस्ट है, और ये वाटर बाइक की फेयर मार्केट वैल्यू। तो 2,30,000 का 2% निकालेंगे या 2.5 लाख का? ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस का, क्योंकि लिखा हुआ है उधर फोर्थ के
चौथे बुलेट में मार्केटिंग स्टाफ इज गिवन कमीशन एट 2% ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स वेदर दे आर लीज्ड और सोल्ड आउटराइट। सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, तो 2,500 का निकाल 2.5 लाख का निकालें आप, कितना 2%, 2.5 लाख का 2% कितना बनेगा 5,000। ठीक है जी, क्लियर, जवाब दें। अच्छा, अब क्वेश्चन फर्दर क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन बोलता है द कंपनी पेड ₹3,770 to a local authority for inspection of each unit। हर यूनिट की इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी है 3,770। तो इसमें ऐड किया आपने इंस्पेक्शन कॉस्ट, $3,770, 3,770, 3,770। ठीक है जी। उसके बाद आगे लिखा हुआ क्या आता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस इनकर्ड बाय द कंपनी। द कंपनी मींस कॉपर लीजिंग कंपनी, लेसॉर ये बेयर कर रहा है। तो भाई ये सारी कॉस्ट जब कंसीडर करनी जब लेसॉर बेयर कर रहा हो, ठीक है, ख्याल रखिएगा। अब इसमें एक टेक्निकल और एरिया और भी है कि लेसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट खुद बेयर करे। अगर वो वैसे ही है कि किसी भी प्लांट को परचेज करने के बाद जो कॉस्ट हम इनकर करते हैं इंस्टॉलेशन की, वो उस प्लांट की कॉस्ट का पार्ट बनती है। बहरहाल अभी तो हम लेसॉर की बात कर रहे हैं, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर कौन कर रहा है, लेसॉर कर रहा है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर ईच यूनिट ऑफ स्पीड बोट, मोटर बोट एंड वाटर बाइक 3,500, 22,500 और 2,000। ठीक है, 3,500, 22,500 और 2,000। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए ये क्या है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अब सम कर दें इसका, आप ये कहलाएगी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। इसका सम कर दें, इसका सम बताएं प्लीज। पहले का 17,270, दूसरे का 76,270, तीसरे का 10,770। ठीक है जी। अच्छा, अब वापस आते हैं जरा, तो स्पीड बोट की फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख। ठीक है जी। मोटर बोट की फेयर मार्केट वैल्यू 2,500,000 और वाटर बाइक की फेयर मार्केट वैल्यू 250,000। ऐसे ही, लेकिन क्योंकि स्पीड बोर्ड वाली लीज एबीसी ब्रांड की है और उसके हम डीलर नहीं है, तो जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं एबीसी के लिए कितनी 17,270, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमको इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट एनआईएल का पार्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है जी। अब इसका सम कितना हो जाएगा हमारे पास, 5,17,270 और यहाँ पर सम कितना हो जाएगा 2,500,000 और ये सम कितना हो जाएगा 250,000।
और अब जब मैं GIL में से NIL माइनस कर लूंगा तो हमारा आंसर जो होगा वो UFI कहलाएगा, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। डिफरेंस बताइए बेटा। 6,46,095 में से 5,17,270 क्या कर दें, माइनस कर दें। बताइए बेटा। रिस्पॉन्स करें बेटा सब लोग। कोई 1,28,825। ओके जी। 3,122,658 में से 2.5 मिलियन माइनस कर दें, कितना आंसर बचेगा? 6,22,658। ठीक है जी। और 296,000 में से आप क्या कर दें, 250,000 लेस कर दे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 46,289। अब बताइए यहां तक कोई इशू हो तो देखें। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड बोट वाले में मैंने आईडीसी ऐड की है, क्योंकि वो आईडीसी जो होगी वो आपकी एनआईएल को बढ़ाएगी। लेकिन जो मोटर बोट और वाटर बाइक वाला केस, उसमें हम डीलर हैं और हमारे पास इतना सफिशिएंट ग्रॉस प्रॉफिट मौजूद है कि हमारी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट उसके अगेंस्ट बतौर एक्सपेंस के तौर पे क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। अब एक टेक्निकल अब सब अपने आप से सवाल कीजिएगा। देखें, क्या अगर आप जानना चाहते हैं भाई क्या लॉजिक है इसके पीछे कि भाई क्यों एनआईएल हम ऐड कर रहे हैं, आईडीसी जो है वो नॉन डीलर वाले केस में ऐड कर, तो बड़ा सिंपल जवाब है इसका कि यार अगर देखो 6,46,000 में से 5 लाख माइनस होता बतौर एनआईएल, तो आपकी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम होती 1,46,000। निकालो जरा, 646,095। इसमें से जरा 5 लाख माइनस करो। 646,095 में से 5 लाख माइनस करो तो आंसर क्या आता है बताओ? प्लीज जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, टाइम नहीं, टाइम बहुत शॉर्ट है। 146,095 ये हमारा यूएफआई होता। ये यूएफआई कब होता? अगर हम कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर ना करते। लेकिन हम इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर करके अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं इस 146,095 में से 17,270 और माइनस करूं तो 17,270 और माइनस करें, 146,095 माइनस 17,270, चेक कीजिए आंसर क्या आया? 128,825। मतलब एनआईएल की वैल्यू को 17,270 से बढ़ाने से क्या हुआ, आपकी मुस्तकबिल में रिसीव होने वाली इंटरेस्ट इनकम क्या हो गई, कम हो गई। यानी आसान लफ्जों में हमने इस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को मुस्तकबिल की इंटरेस्ट इनकम से मैच करवा दिया। तो अब हम जो मुस्तकबिल की इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे वो नेट ऑफ आईडीसी रिकॉग्नाइज करेंगे, वो नेट ऑफ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन ऐसा हम नहीं कर रहे। कहां पर? हालांकि हम मोटर बोट और वाटर बाइक वाले केस में भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा वहां नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वहां पर हमारे पास पहले साल में ग्रॉस प्रॉफिट मौजूद है जिसके अगेंस्ट हम इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को एक्सपेंस बनाकर चार्ज कर सकते हैं। तो मोटर बोट और वाटर बाइक वाले केस में यही इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट सेलिंग एक्सपेंस बन जाएगा, लेकिन स्पीड बोट वाले केस में ये एनआईएल का पार्ट बन के एनआईएल की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर सबको? अब एक और आखिरी इंपॉर्टेंट बात है, फिर इसकी एंट्रीज की तरफ जाऊंगा। बराए मेहरबानी बहुत तवज्जो। देखो प्रेजेंट वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो प्रेजेंट वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेल उस पर रिकॉर्ड करनी है। अभी तो मैं पता है एनआईएल फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर होती है, तो डायरेक्ट लिख दिया गया, ये तो डायरेक्ट लिख दिया, टाइम बचाना है पेपर के अंदर। लेकिन टेक्निकली तो फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ सकती है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है सेल रिकॉर्ड होगी या तो फेयर मार्केट वैल्यू पर या लोअर, दो में से जो लोअर हो, या प्रेजेंट वैल्यू पर। अब ये और बात है कि प्रेजेंट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर है। तो अब मैं आपको एक पहचान दे रहा हूं, पहचान ये दे रहा हूं कि बेटा जिस केस में कोई यूजीआरवी नहीं होगी, जिस केस में कोई यूजीआरवी नहीं होगी, तो वहां पर हमेशा लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर होगी। तो मोटर बोट वाटर बाइक में हम डीलर लेस हो रहे हैं
और यहाँ पर कोई यूजीआर भी नहीं है और लीज पीरियड के एंड पर हम लेसी को एसेट की मिल्कियत भी दे रहे हैं, इसका मतलब हमने इन 3 पेमेंट से पूरी फेयर मार्केट वैल्यू रिकवर कर ली। तो अब जनाब हमें उस रेट को तलाश करना है जिस रेट से 3,122,658 जो कि 3 पेमेंट्स के सम के बराबर है 1,40,886, इनकी प्रेजेंट वैल्यू 2.5 मिलियन के बराबर हो जाए। तो अब जिस तरह मैं बोल रहा हूं उस तरह कीजिएगा प्लीज। सबसे पहले मोटर बोट कर रहा हूं, मोटर बोट का लीज रेंटल अपने कैलकुलेटर पे लिखिए। मोटर बोट का लीज रेंटल अपने कैलकुलेटर पे लिखिए। 1,40,886 लिख दिया सबने कैलकुलेटर पे अपने? 1,40,886 सबने लिख दिया अपने कैलकुलेटर पर? लिख दिया। अब मार्केट इंटरेस्ट रेट जो है वो, प्लीज मार्केट इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना है? 11%। तो प्रैक्टिकली जो आईआरआर होता है वो इंटरेस्ट रेट से ऊपर होना चाहिए ना, ये कम से कम इंटरेस्ट रेट के बराबर होना चाहिए। तो उसूली तौर पर आपका जो इम्प्लिसिट रेट है बेटा, वो इम्प्लिसिट रेट 11% या उससे अबव होना चाहिए। तो अब मिसाल के तौर पे हम अबव ट्राई कर लेते हैं, 12% ट्राई कर लेते हैं। तो ये जो आपने अमाउंट लिखा है, कितना अमाउंट लिखा है लीज रेंटल का, उसको इस 2.4018 जो कि डिस्काउंट फैक्टर है 12% पर, उससे मल्टीप्लाई करके देखिए। जो टाइप किया था उसको 2.4018 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बताइए क्या आंसर आता है। जवाब दीजिए। बेटा जो लीज रेंटल है, ये जो लीज रेंटल है कितना? 1,40,886। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे?